धरती पुत्र से राम राम। पॉडकास्ट की इस श्रृंखला कुछ आप बीती कुछ जग बीती में फिर उपस्थित हैं हम एक नई कहानी के साथ। आज मेरा नाश्ता बनाने का मन नहीं है। जा ना बेटा, पास वाले होटल से समोसा ले आ। कविता जी ने बेटे से कहा, मम्मी कितना लाऊं? 6 ठो ले आना बेटा, 2 तू, 2 मैं और 2 सुमित्रा। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कविता जी ने अपनी काम वाली से पूछा। हाँ हाँ दीदी ठीक है, वो सिर में थोड़ा दर्द है। अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सुमित्रा ने कहा, दवाई है सिर दर्द की, ले खा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसे दर्द में कैसे काम करेगी? कविता ने सहानुभूति दिखाते हुए दवाई दी। तू दवाई खा ले, फिर अपना समोसा खाएंगे। आज मुझे समोसा खाने का मन हुआ तो मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं। दरअसल सुमित्रा कविता जी के अलावा 2 और घरों में काम करती थी, खाना बनाने का काम, और दोनों घर बड़े अधिकारी के थे। कविता जी के मोहल्ले में ही नए नए दोनों परिवार रहने आए थे। क्योंकि अधिकारी वर्ग के लोग थे, इसलिए सुमित्रा ने सोचा पैसे भी अच्छे मिलेंगे और नाश्ता पानी के साथ कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसा सोचकर उसने काम करने के लिए हामी भर दी। अरे तू दवाई क्यों नहीं खा रही है सुमित्रा? कविता जी ने पूछा। दीदी मैं घर जाकर खा लूंगी। क्यों? नाश्ता तो की है ना? सुमित्रा चुप थी। कविता जी समझ चुकी थी खाली पेट में दवाई खाने से डर रही थी सुमित्रा। कविता जी का प्यार और अपनापन देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और धैर्य की सीमा टूट गई। फपक कर रोती हुई बोली, दीदी आपके समान सब नहीं होते हैं। आप सब चीजों में बड़ी होते हुए भी हम जैसे छोटे लोगों का कितना ख्याल रखती हैं। वो जो बड़े साहब मेम साहब हैं ना, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था, देख तू टाइम से आना और अपना सारा काम करना, पैसे तुझे मिल जाया करेंगे। तो दीदी मैं खाना नाश्ता बनाकर रख देती हूँ। सुमित्रा ने अपनी व्यथा बतानी चाहिए। अरे तो तू वहाँ पर नाश्ता नहीं करती है क्या? तो मेरे घर का नाश्ता तू घर ले जाती है। तूने तो एक बार कहा था कि मेरा पेट भरा है, इसे घर ले जाकर खा लूंगी। तो मैंने सोचा कि तू वहाँ भाभी के घर से नाश्ता करके आती होगी। कविता जी ने आश्चर्य से कहा, दीदी वो घर में मुनिया मेरा इंतजार करती रहती है और सबसे पहले जाते ही मेरा हाथ देखती है। बोलते बोलते सुमित्रा का गला भर आया था। तू मुनिया को पहले तो साथ में लेकर आती थी, अब उसे अकेला घर में क्यों छोड़कर आती है? अपने साथ ले आती तो उसका भी मन लग जाता। अरे दीदी, वो ना कांपते कांपते सुमित्रा ने आज कविता जी के सामने दुख का पिटारा खोल ही दिया। बड़े साहब वाले मेम साहब हैं ना, जब मैं उनके घर खाना बनाती थी तो मुनिया बगल में खड़ी रहती थी, जो उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन मुनिया उनके सामने पूछ ली थी, माँ ये क्या है? मैं बोली, ये पनीर है मुनिया। जिज्ञासा भरे स्वर में मुनिया ने मेम साहब के सामने ही पूछा, ये कैसा लगता है खाने में माँ? बस उसी दिन से मेम साहब ने मुनिया को साथ में ले आने से मना कर दिया। कविता जी को विश्वास नहीं हो रहा था लोग इतने कठोर भी हो सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा ने कहा, कल ही उनके घर किटी पार्टी थी, तो मैं नाश्ते में पनीर पकौड़ा बनाई थी और मैं नाश्ता रख कर किचन में खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि पार्टी खत्म हो तो बर्तन समेट कर साफ सफाई करके घर जाऊं। इसी बीच मुझे सुनाई दिया सभी महिलाएं पकौड़े की बहुत तारीफ कर रही थी। उनमें तो एक ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति पकौड़ा बनाया है, जिन्हें स्वाद के बारे में बहुत सटीक जानकारी और हल्का सा मीठापन लिए क्रंची क्रंची। माशाअल्लाह पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा। दीदी तारीफ सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, पर आज तक मैंने पनीर पकौड़ा चखा भी नहीं है। अरे मेरी बात तो छोड़िए दीदी, मैं तो मुनिया को भी नहीं बताती कि आज मेम साहब के घर में पार्टी है, देर हो जाएगी आने में, क्योंकि वो जाते ही पूछती है कि पार्टी में आज क्या क्या बनाई थी माँ। सुमित्रा बोलते बोलते अचानक रुक गई। अरे दीदी आप भूल कर भी ये सब बातें मेम साहब को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे दीदी मैं तो भूल गई, कल 15 अगस्त मेम साहब को झंडा फहराने जाना है, तो मुझे कल जल्दी आना है उनके घर में, मैं अब चली दीदी। अरे नहीं पगली, मैं क्यों बताऊंगी? ऐसा बोलकर कविता जी ने सुमित्रा को समोसा चाय के बाद दवाई खिलाकर घर जाने को कहा। सुमित्रा तो घर चली गई और शायद भूल भी गई होगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो प्रतिदिन उसके साथ होता था। पर कविता जी के मन में अनेक प्रश्न छोड़ गई। समाज में सभ्य और पढ़े लिखे शिक्षित होने का दंभ भरने वाले, दावा करने वाले बड़े तबके के लोग कितनी दोहरी मानसिकता लिए हुए जीते हैं। और ये बड़े साहब के मेम साहब महिला मंडल के अध्यक्ष हैं।
कल ही तो न्यूज़पेपर में गरीबों में फल और कपड़े बांटते हुए फोटो छपी थी। कविता जी सोचती रही, क्या गरीब होना कोई अभिशाप है? अपनी मर्जी से तो कोई गरीब नहीं होता, मजबूरी होती है, पर मजबूरी के साथ साथ एक दिल भी तो होता है ना उनके पास। वो हमारा काम करते हैं, हमारे लिए काम करते, उनको प्यार पाने का पूरा हक है। सवेरे से सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। क्योंकि मैम साहब महिला मंडल के अध्यक्ष थे, तो झंडा उन्हीं के हाथों फहराया जाना था और कॉलोनी की सबसे सीनियर महिला कविता जी भी विशेष अतिथियों में सम्मिलित। कॉलोनी के सभी घरों की काम वाली और उनके परिवार के भी लोग को बुलाया गया था। सारे पत्रकार बंधु भी फोटो लेने खड़े थे। दिन ही ऐसा था, स्वतंत्रता दिवस, तो कुछ तो सामाजिक हित में अपने कार्यों को भाषण में स्थान मिलेगा ही। सुनियोजित तरीके से ध्वजारोहण के बाद कविता जी को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए बुलाया गया। कविता जी ने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मूल विषय से ही बात शुरू की। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुनिया को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ और उसकी एक इच्छा पूरी करने की शपथ लेती हूँ। मुनिया के स्टेज पर आते ही कविता जी ने पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुनिया ने एक पल में जवाब दिया, मैं पढ़ लिखा मेम साहब के समान बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, पर उनके समान व्यवहार नहीं चाहती। मैं अपने जैसे किसी भी मुनिया को घर आने से मना नहीं करूंगी। मुनिया की बात सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया। तब मेम साहब खड़ी हुई और झेपते हुए मुनिया को प्यार से बोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाऊंगी ताकि कोई और दूसरी मुनिया शिक्षा से वंचित न रह सके। सभा में तालियों की गूंज साफ बता रही थी कि आज बहुत ही नेक निर्णय लिया गया है। शायद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मेम साहब का हृदय परिवर्तन हुआ। दोस्तों, हमारे घर या हमारे से जो भी जुड़े लोग हैं, उनके तकलीफों को जानना हमारा फर्ज है और यथासंभव मदद करना भी हमारा धर्म है। जरा सी मित्रतापूर्वक व्यवहार से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे स्तर से कुछ हो सके तो हमें करना चाहिए, जो करते बने वो करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ये कहानी फेसबुक से साभार मिली।